अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सेल एकेडमी पर। और हम लोग क्रैश कोर्स की क्रैश कोर्स में हमारे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 12 सितंबर को होने वाला है। नाउ कल हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। और कल हमने ह्यूमन के अंदर या इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनको स्टडी किया था, उनको समझा था कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरह के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। देन उसके बाद बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उससे आगे है, और वो है जो हमारा लंग्स है उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी गुंजाइश है, उसके वॉल्यूम है कि एक लंग्स के अंदर कितने वॉल्यूम का ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, कितने वॉल्यूम में ऑक्सीजन बाहर जा सकता है। जब हम ताकत लगा के ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, जब हम ताकत लगा के ऑक्सीजन को बाहर करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। Now, जल्दी बच्चों फास्ट ज्वाइन करिए। जल्दी 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 फास्ट। नो बच्चों, कुछ लोग बाकी है, इंशाल्लाह वो भी जुड़ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा लंग्स है तो उसकी कुछ लंग्स के अंदर कुछ हवा है, क्या उसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसका कुछ हजम होता है, और कुछ की कैपेसिटी, जो लंग्स की कैपेसिटी उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम। टोटल 45 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन अभी तक 15 लोग एब्सेंट है अभी। ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को क्या कहते हैं? तनफ्फुसी या तनफ्फुसी हजम और गुंजाइश। एक हमारा जो लंग्स है उसके अंदर कितना वॉल्यूम में एयर बैग आती है, और हमारे लंग्स की कितनी ज्यादा गुंजाइश है, कितनी ज्यादा कैपेसिटीज है। तो सबसे पहले जो टर्म है, जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल हजम। टाइडल हजम का मतलब क्या है? हवा की वो मिकदार जो जिस्म के अंदर और बाहर की
जाती है। यानी जिस तरह से अभी मैं नॉर्मली या आप नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो आप जितना आराम से, जितना स्मूथली, जितनी हवा आप इनहेल कर रहे हैं यानी अंदर ले रहे हैं, और जितनी हवा आप एक्सहेल कर रहे हैं यानी बाहर छोड़ रहे हैं, उतनी मिकदार को क्या कहा जाता है? उस मिकदार को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आमतौर पे कितना होता है? तो वो होता है 100 मिलीलीटर। जो टाइडल वॉल्यूम होता है, जो नॉर्मली हम इनहेलेशन करते हैं, जो हवा हम जिस्म के अंदर लेते हैं, और नॉर्मली जो जिस्म की हवा बाहर छोड़ते हैं, तो वो कितना होता है? 500 ml। इस तरह से अगर हम देखा, तो हम देखें तो ये एक मिनट में हम 6000 ml टू 8000 ml हम क्या करते हैं? इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, आपके बॉडी का जो आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है हवा का, जो अंदर जाती है और जो बाहर आती है, वो कितनी होती है? 500 ml। और अगर एक मिनट में कहा जाए तो वो कितनी हो जाती है? 6000 to 8000 ml। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। एग्जाम में इन डेफिनेशंस के ऊपर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। नाउ दूसरा एक डेफिनेशन है, उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो गया। ये हो गया। तो एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या आ गई? वो है टाइडल वॉल्यूम। नाउ दूसरा है IRV। IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कौन सी होती है? हवा की वो मिकदार जो कोई शख्स कुव्वत लगाकर अपने जिस्म के अंदर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो आप कुव्वत लगा के अपने अंदर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व हजम। तो नॉर्मली हम कितनी लेते हैं? 500 ml। और फोर्सफुली जो हम लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आमतौर पे अगर कोई ताकत लगा के कितनी हजम ले सकता है, तो वो 2500 ml टू 3000 ml एयर को, हवा को क्या कर सकता है? इनहेल कर सकता है, अपने जिस्म में ले सकता है। इसी की अपोजिट टर्मिनोलॉजी है, उसको कहा जाता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहा जाता है इसको? ERV। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको? ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहते हैं इसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है हवा की वो मिकदार जो जो कोई शख्स क्या करेगा? कुव्वत लगाकर अपने जिस्म के यहाँ पर अंदर ले रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ? लगाकर अपने जिस्म के बाहर
रखता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको क्या कहेंगे हम? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप बहुत ज्यादा अगर आपकी ताकत लगाकर अगर आप एक्सहेल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जितनी हवा बाहर जाएगी उसको आप क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक आदमी फोर्स लगा के कितनी हवा को बाहर कर सकता है? तो उसके लिए या तो वो 1000 ml या 1100 ml, या तो वो 1000 या 1100 ml इतनी हवा को अपने जिस्म से फोर्सफुली ताकत लगा के क्या कर सकता है? बाहर कर सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम के साथ दो और टर्मिनोलॉजी जुड़ गई, एक है आई आर वी और दूसरी है ई आर वी। ये कितना होता है? ये होता है 500 ml। ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 2500 टू 3000 ml। और ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 1000 से 1100 ml। ठीक है, इसको याद रखना है। हो गया? फास्ट लिखो। नाउ एक और टर्म है उसको कहा जाता है आरवी। उसको क्या कहा जाता है? आरवी। आरवी। आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी बाकी मांदा। रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब जो चीज पीछे बच जाती है उसको बोलते हैं हम रेसिड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिडुअल से क्या है? बाकी मांदा, यानी जो पीछे बच गई। रेसिडुअल वॉल्यूम, बाकी मांदा हजम। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आप बहुत फोर्सफुली, बहुत ताकत के साथ भी अगर आपके जिस्म से अगर गैसेस बाहर करते हैं तब आपका लंग्स बंद हो जाता है या उसकी काम रुक जाता है? नहीं, उसके पीछे उसके बाद भी कुछ ना कुछ हवा की मिकदार उसके लंग्स के अंदर क्या रहती है? बाकी रहती है। तो जितनी हवा की मिकदार आपके फोर्सफुल या कुव्वत लगाकर ऑक्सीजन गैस को बाहर करने के बाद भी बच जाती है उस मिकदार को क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहां पर याद रखना है हवा की वो मिकदार जो ई आर वी। ई आर वी का मतलब क्या है? एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम। अब इसको और आसान समझने के लिए कुव्वत लगाकर बाहर की गई हवा। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए ऐसा दिखा रहा हूं। तो हवा की वो मिकदार जो ई आर वी या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद फेफड़ों में, फेफड़ों में बच जाती है उस मिकदार को, उस हवा की उस मिकदार को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। उस हवा को मिकदार को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? तो ये हो सकती है 1100 ml टू 1200 ml। कितनी हो सकती है वो? 1100 ml टू 1200 ml। उसको आपको याद रखना है कि हमारे जो लंग्स है, लंग्स की अलग अलग वॉल्यूम होती है। लंग्स के अंदर जो हजम है वो अलग अलग होता है। अगर
अगर आप फोर्सफुली करेंगे इनहेलेशन तो अलग होगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो अलग होगा। तो ये वॉल्यूम्स को आपको याद रखना है। तो लास्ट वॉल्यूम आपको ऐड करना वो है आरवी, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 1100 टू 1200 ml। बच्चों एग्जाम में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, इन पर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशंस है और इनको लाइन टू लाइन आपको याद रखना है, इसलिए इतना स्लो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यहाँ याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml, जिसमें हम आमतौर पे जितनी हवा इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जितनी हवा की मिकदार को हम जिस्म के अंदर लेंगे और बाहर लेंगे वो है टाइडल वॉल्यूम 500 ml। जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा के अंदर लेंगे तब है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो 2500 टू 3000 ml है। ERV जो हम ताकत लगा के बाहर करेंगे तो वो कितना है, वो 1000 से 1100 है। और RV ERV करने के बाद यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्स लगा के जितनी हवा हम निकाल सकते थे हमने निकाल ली लंग्स से, लेकिन उसके बाद भी जो बच गई उसको हम क्या कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 1100 टू 1200 ml। नाउ बच्चों ये क्या था, ये था हजम। ये जो बात कर रहे थे हम किसकी कर रहे थे अभी तक, तनफ्फुसी हजम्स की बात कर रहे थे। नाउ अब हम बात कर रहे हैं गुंजाइश की, कैपेसिटीज की। तो जो लंग्स है उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उन कैपेसिटीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है, मतलब हम जिसको ये कहेंगे कि उसके अंदर वो कितना ज्यादा उसको संभाल सकता है, कितनी चीज को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, कितना उसको जमा कर सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी गुंजाइश। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको कहते हैं कि एक शख्स ने क्या किया, एक्सपिरेशन किया, और एक्सपिरेशन करने के बाद वो जितनी ज्यादा इनहेलेशन कर सकता है अपने अंदर, यानी जितनी ज्यादा हवा की मिकदार को अपने अंदर ले सकता है, उसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी हवा को जिस्म से या हवा को फेफड़ों से खारिज करने के बाद जितनी मिकदार में हवा को अंदर ले सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, IC, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो एक शख्स ने एक्सपिरेशन किया, एक्सपिरेशन मतलब ERV, ये जो उसने हवा छोड़ा 500 ml, अब उसके बाद जितना वॉल्यूम वो अपने अंदर इनहेल कर सकता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो सकती है, IC क्या हो सकती है, तो IC में एक चीज तो ये हो सकती है कि TV यानी टाइडल वॉल्यूम, आमतौर पे वो जितनी हवा अंदर ले रहा है, प्लस क्या हो सकती है IRV, यानी टीवी प्लस IRV। उसके अंदर 500 ml थी, उसके अंदर 500 वो ऐड करता नॉर्मली, अब और फोर्सफुली वो जितनी और ऐड करेगा एक एक्सपीरेशन के बाद, हवा को छोड़ने के बाद, वो आमतौर पे 500 ml भी करेगा, और अगर ताकत लगा के और ले लिया तो ताकत लगा के और कितना ले सकता है वो 2500 ml या 3000 ml। तो ये लंग्स की कैपेसिटी है कि वो 500 को भी ले सकता है और वो 2500 वाली भी, मतलब इतने ml की गैस को भी अपने अंदर क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये जो ताकत है
ये जो उसकी कुव्वत है उसको कहा जाता है उसकी कैपेसिटी। यानी उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो 500 ml को भी ले सकता है और 2500 ml को भी ले सकता है। तो ये है लंग्स की कैपेसिटी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लिख लीजिए फास्ट इसको। हो गया। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फिर उल्टा क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि कोई शख्स है, उसने इनहेलेशन किया। अब इनहेलेशन के बाद वो जितनी ज्यादा हवा आपको बाहर छोड़ सकता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सपिरेटरी। यानी कोई शख्स इंस्पिरेशन के बाद या सांस लेने के बाद जितनी मिकदार में हवा को अपने जिस्म से खारिज या बाहर कर सकता है, उस कैपेसिटी को या उतनी मिकदार को हम क्या कहेंगे, उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ईसी कितना हो सकता है, ईसी टीवी प्लस, टीवी प्लस ई आर। तो वो टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml तो बाहर कर ही सकता है, लेकिन अगर उसने और ताकत लगाया तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो और कितना छोड़ सकता है, 1000 ml से 1100 ml तक वो बॉडी से बाहर खारिज कर सकता है। तब उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मंतशा बेटा, टीवी का मतलब क्या होता है, टाइडल जो वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आम हालात में, आम कंडीशन में जितनी हवा की मिकदार आप अंदर ले सकते हैं और जितनी हवा की मिकदार आप बाहर छोड़ सकते हैं, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। बढ़ना है आगे। नाउ एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को क्या कहेंगे, तफाली बाकी मांदा गुंजाइश, क्या कहेंगे उसको, तफाली बाकी मांदा गुंजाइश। ये क्या होता है, ये वो होता है कि आमतौर पर हवा को बाहर
छोड़ने के बाद हवा की जो मिकदार फेफड़ों में बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? FRC। तो जब आपने हवा को छोड़ा, चाहे वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो यानी ताकत लगाकर आपने छोड़ा हो या टाइडल वॉल्यूम हो, उसके बाद जो हवा बच जाएगी उस हवा को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किससे मिलकर बन जाएंगे? जो बची हुई रहती है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगी हमारे पास? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो जितना ज्यादा हम छोड़ देंगे उसके बाद जो भी बाकी मात्रा बचेगी उसको हम क्या कहते हैं? उसकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उतना उसके अंदर गुंजाइश है कि उतने उसने बाकी रखा है। यानी एक लंग्स को जितना काम करने के लिए जितनी हवा चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बलून है, अगर वो फुग्गा है, फुग्गा या गुब्बारा है, उस गुब्बारे में से अगर आपने हवा पूरी निकाल ली तो वो क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से चिपक जाएगा, वो पूरी से चोकअप हो जाएगा, वो अपना काम नहीं करेगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा बाकी रहना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकेगा? अपना काम कर सकेगा। तो उतनी उसको कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हो गया? नाउ एक और है, वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? हवा की वो मिकदार, हवा की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो कोई शख्स बाहर खारिज करने के बाद अंदर ले सकता है। यानी आप फोर्सफुली जितना बाहर डाल सकते हैं और जितना फोर्सफुली आप अंदर ले सकते हैं, उस पूरी कंडीशन को आप क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। यानी एक लंग्स की कैपेसिटी इतनी है कि वो पूरा का पूरा बाहर भी छोड़ सकता है और बहुत ज्यादा से ज्यादा अंदर ले सकता है। तो उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उसकी वाइटल कैपेसिटी। उसको क्या कहते हैं? VC, वाइटल कैपेसिटी। तो VC कितना होगा? ERV, यानी जितना ज्यादा छोड़ सकता है। आमतौर पे तो वो छोड़ ही रहा है, और प्लस IRV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो आमतौर पे वो ज्यादा से ज्यादा ERV कर सकता है, यानी फोर्सफुली छोड़ सकता है। टीवी आमतौर पे वो नॉर्मली जो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml ले रहा है, 500 ml छोड़ रहा है। और IRV कि वो इंस्पायरिंग फोर्सफुली अपने अंदर इतनी ले सकता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी मिला के क्या बनाते हैं? VC, यानी उसकी वाइटल कैपेसिटी।
ये हो गया क्या? नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग। तो हवा का कुल हजम जो फेफड़ों के अंदर कुवत लगाने के बाद ली जाती है उसको उसको उसकी टोटल लंग कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो हवा का वो पूरा हजम जो आप आपके बॉडी के अंदर ले, आपके फेफड़ों के अंदर, आपके लंग्स के अंदर ले सकते हैं पूरी कुवत लगाने के बाद भी, तो वो जितना वॉल्यूम उसका रहेगा उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? उस लंग की टोटल कैपेसिटी। यानी एक आपके पास कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर 10 लीटर तक आप ऑयल भर सकते हैं। तो जब आप 10 लीटर पूरा ऐड कर देंगे तो वो डब्बे का क्या कहलाएगा? टोटल कैपेसिटी। तो इसी तरह से हमारे लंग्स के अंदर जब आप पूरी हवा भर देते हैं, पूरा इनहेलेशन कर देते हैं फोर्स लगाकर भी, तो उस वक्त जो वॉल्यूम बनेगा, उस वक्त जो रहेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो जो टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएलजी को। टोटल लंग कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? टीआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी प्लस आरबी। और इसको सिंपल और कैसे कर सकते हैं? टीएलसी प्लस टू आईआरबी। डब्ल्यू का क्या होता है? बीसी। बीसी प्लस आरबी। तो टोटल लंग कैपेसिटी के आप ये टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीआरबी प्लस ईवी प्लस आईआरबी क्या होता है? वो होता है वीसी, वाइटल कैपेसिटी। और पीछे जो बच गया वो क्या रहता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ बच्चों एक चीज समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये इस तरह से क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और वो पूछ कर अगर उन्होंने आपको क्वांटिटी पूछा है, अगर वो पूछकर अगर आपको उन्होंने क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल वाइटल कैपेसिटी की अगर उन्होंने क्वांटिटी पूछ लिया आपको, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आप ईआरवी 100 या 1000 या 1100, टीवी 500 ml, आईआरबी 2500 ml टू 300,000 ml, उनको काउंट करेंगे, उनको प्लस करेंगे, उनकी जमा करेंगे, और वो आपका क्या रहेगा? वीसी। तो यहाँ पर याद रखना है कि इनकी क्वांटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तादाद आपके सामने लिखाई वाली है ये बहुत अहम है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। पिछले 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी शायद यहाँ से एक सवाल किया गया है। तो इसलिए आपको दो चीजें करना है। एक तो ये जितने भी वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम की डेफिनेशन के साथ उनकी क्वांटिटी आपको मालूम रखना है। दूसरा, जो कैपेसिटी है, उन कैपेसिटी की डेफिनेशंस के साथ कौन सी वॉल्यूम को मिलाने पर कौन सी कैपेसिटी होती है,
यानी वाइटल कैपेसिटी कब अचीव होगी, जब ERV प्लस टीवी प्लस IRV ये होगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी। तो कैलकुलेशन की बुनियाद पे भी यहाँ पर सवालात बन सकते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो सिर्फ क्वांटिटी इनकी दी गई है, कैपेसिटीज की कोई क्वांटिटी नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटीज की कोई क्वांटिटी या नंबर नहीं है, बल्कि वो नंबर कौन है, ये वाले नंबर है, जिसका इस्तेमाल करके आपको इनको क्या करना है, समझना है। ठीक है, ओके ना। तो ये डेफिनेशंस थी, और ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है। इनको कोई अलग से सीक्वेंस नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इनको डायरेक्टली आपको रीड करना है और आपको क्या करना है, याद करना है, बार बार रिवाइज करना है ना। अब हम हमारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की तरफ आ रहे हैं। हम अब इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की तरफ आ रहे हैं जो बहुत अहम है। वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का तबादला, गैसों का तबादला। अगर कल याद होगा आपको, तो मैंने कल एक चीज बताया था, जब मैंने ये डायग्राम इस तरह से बनाया था। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक कि यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसाली। क्या कहते हैं हम उसको, एसाली। और यहाँ पर जो एल्व्यूलाई थी, जो एल्व्यूली थी, मैंने इस एल्व्यूली को क्या कहा था, इसको कहा था तनफ्फुसी। तनफ्फुसी। तो एक था कंडक्टिंग पार्ट और एक था रेस्पिरेटरी पार्ट। अच्छा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ की बात करने वाले हैं, इस जगह की बात करने वाले हैं कि इस जगह पर ये जो लंग्स है हमारे, ये लंग्स है, इन लंग्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर से ऑक्सीजन आएंगी और इसके अंदर क्या चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सेल है, या हम कहेंगे टिश्यू है, या जिस्म का कोई पार्ट है, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कहाँ आएगी, लंग्स के पास। और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएंगी। इसी तरह से बाहर से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर आएंगी। लंग्स के अंदर आने के बाद वो ब्लड में मिक्स होंगी, और ब्लड में मिक्स होकर वो सारे जिस्म के अंदर पहुंचाई जाएंगी। तो यहाँ पर आज हम ये गैसों का तबादले की बात कर रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, कैसे एक ऑक्सीजन लंग्स से निकल के जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच पाती है, इसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो याद रखना है कि गैसों के तबादले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो गैसों का तबादला होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है तनफ्फुसी आज़ा, या उसको कहेंगे तनफ्फुसी, या हम कहेंगे रिस्पायरेटरी। और ये जो तनफ्फुसी आज़ा या रेस्पिरेटरी पार्ट का रोल प्ले कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एल्वियोली। ये काम कौन कर रहा है, एल्वियोली। नाउ यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, वो क्या है, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं हम उसको, पार्शियल प्रेशर। और एक टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को उर्दू में कहा जाता है जुज़वी हवा का दबाव। जुज़वी हवा का दबाव, यानी हम सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पार्शियल वर्ड है, इस पार्शियल को और दूसरे लफ्ज में कहते हैं हाफ, और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं आधा।
उर्दू में क्या कहते हैं, आधा। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है गैसों के आमेजे में, गैसों का आमेजा मतलब गैस एक नहीं होती, गैसें बहुत सारी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह ये सब। तो गैसों के आमेजे में किसी एक गैस का दबाव, किसी एक गैस का दबाव, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उसका दबाव, या ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका दबाव, या उन सारे गैसेस में नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन का दबाव। तो जिस भी गैस का वॉल्यूम, जिस भी गैस का उस आमेजे में जिस भी गैस की मिकदार ज्यादा होगी, उस गैस का क्या होगा वहां पर, दबाव होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी पूरे आमेजे में किसी एक गैस के दबाव को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो गैसों के आमेजे में किसी एक गैस का दबाव को क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। क्या कहा जाता है इसको, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी। उसको जिस अलामत के जरिए हम बताते हैं, जिस सिंबल के जरिए बताते हैं, वो है क्या, पी। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करिए कि कोई चैम्बर है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। का अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका एक पार्शियल प्रेशर होगा, तो उसको हम कहेंगे PCO2। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा PO2। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा PN2। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि गैसों के आमेजे में हर गैस का एक प्रेशर है, क्योंकि हम पूरी गैसेस को काउंट नहीं कर रहे, हम हर गैस को काउंट नहीं कर रहे, बल्कि एक गैस को हम समझ रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं पार्शियल, यानी सारी गैसेस के मजमूए में से, उस सारी गैसों के आमेजे में से सिर्फ एक गैस के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम आधी स्टडी कर रहे हैं। आधी को इंग्लिश में कहा, ग्रीक लैंग्वेज है पार्शियल, हाफ। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी आई वो क्या आई, पार्शियल प्रेशर। तो गैसों के आमेजे में किसी एक गैस के दबाव को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। और दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि हवा के अंदर मौजूद जितनी भी गैसेस है उनकी वजह से जो दबाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, एक है पार्शियल प्रेशर और एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखिए फास्ट इसको। हो गया ना, हो बच्चों, अब इस कंसेप्ट को हमको समझना है। ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पूरे जिस्म में अलग अलग होता है। और अलग अलग होने के नतीजे में क्या होता है कि गैसेस का मूवमेंट होता है। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां क्या होगा, मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि ये एल्वियोलाई है, यानी ये जो पोर्शन है, इस पार्ट को मैंने ऐसा बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये है एल्वियोली और ये है पूरा इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट है या ये जो माहौल है, इस माहौल में जो ऑक्सीजन है और इस माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, मतलब 159। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 159। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1.3। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की एल्वियोलाई के अंदर मिकदार है 104 mm और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है 40।
होगा क्या कि ये माहौल का प्रेशर है और ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में। तो ये जो प्रेशर ये ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एल्वियोलाई के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अपने ज्यादा पार्शियल प्रेशर से, यानी ये जो PO2 है, ये PO2 और ये CO2, तो ये पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यानी यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन अपनी कम ऑक्सीजन की मिकदार की तरफ आ गया। तो इस तरह से एल्वियोलाई के अंदर क्या आ गई, एल्वियोलाई के अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन। और लंग्स के अंदर 40 mm, यानी यहाँ पर ज्यादा है किसके मुकाबले में, माहौल के मुकाबले में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर। ठीक है, तो ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्यों आ रही है और लंग्स से ऑक्सीजन बाहर क्यों जा रही है, समझाया मैंने। नाउ लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है तो अब ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को जिस्म के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, जिस्म के अलग अलग पार्ट्स में इसको पहुंचाया जाता है। अब ये पहुंचाने का काम कौन करता है, ठीक है। अब इनको पहुंचाने का काम कौन करेगा, इनको पहुंचाने का काम करेंगी ब्लड वेसल, या हम कहेंगे खून की नालियां। यह है हमारा दिल, ये है हमारा हार्ट, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ये क्या, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सब्र के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू वॉच करो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है ब्लड, ये ब्लड यहाँ से है, तो हार्ट ने यहाँ से ब्लड पंप किया, ये ब्लड यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पर जाएगा, फिर हार्ट के पास आएगा, फिर ये हार्ट इस ब्लड को फ्लो करेगा, फिर ये ब्लड जाएगा और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टिश्यू, यहाँ पर क्या है, बाफ्ते, या हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऑर्गन, या हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ क्या है, खलीए। यहाँ पर जो खलीए है उनके पास मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। अब ये ब्लड यहाँ पर आया, ये ब्लड इनको कुछ देगा और इनसे कुछ लेगा, फिर वापस से ये हार्ट के पास आएगा, हार्ट वापस से उसको लंग्स की तरफ भेजेगा। तो ये हार्ट का काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेशन करवाते रहना। लेकिन ये जो हार्ट है हमको ये मालूम है कि इसके पास दो तरह की रगे हैं। एक रग वो है जिसको हम कहते हैं शरियान, और एक रग वो है जिसको हम कहते हैं वरीद। जिस इन शरियान को हम कहते हैं आर्टेरी और वरीद को कहते हैं हम वेन्स। अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल ये होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, यानी यहां से ऑक्सीजन कहां पर आ गई, हमारे एल्वियोलाई के अंदर, और यहाँ पर जो ब्लड है, ये जो ब्लड है जो यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन निकल के इस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। क्यों मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है, और जैसे यहाँ पर यह ऑक्सीजन यहाँ पर मिक्स होगी तो यहाँ एक पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा ऑक्सीजन का, जिसको वो है 95 mmHg। यानी यहाँ पर क्या हुआ, हार्ट यानी शरियान, शरियान यहाँ से ब्लड लेकर जाएंगी और जिस्म तक लेकर जाएंगी, और वापस जिस्म से जो ब्लड लेकर आएंगी वो कहाँ लेकर आएंगी, लंग्स के पास। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है बगैर ऑक्सीजन के। ये ब्लड कैसा है, बगैर ऑक्सीजन के। ये ब्लड जैसे यहाँ पर आएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। क्यों ऑक्सीजन मिक्स होगी, क्योंकि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, कम था। कम जैसे ही था, जैसी ऑक्सीजन मिली तो पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ गया, 95 mmHg। तो यहाँ जो पार्शियल प्रेशर था यहाँ पर, वो प्रेशर कितना था, पार्शियल प्रेशर, वो यहाँ पर प्रेशर था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, वो था 40। वो कितना था, 40। जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ी तो पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ गया। अब ये जो ब्लड है यहाँ पर जो आ रहा है, ये ब्लड कौन सा है, ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड,
या हम ये कहेंगे कि माँ ऑक्सीजन। हम बोलते हैं ना माँ, माँ अहलो अयाल, दावत जब देते हैं तो पूरे घर के साथ आना, तो वैसा ये जो ब्लड है, ये ब्लड किसके साथ आ रहा है? ऑक्सीजन का, तो इसको बोलते हैं माय ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा तो इस ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना है? 95। ये ऑक्सीजन जिसके अंदर, ये जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन 95 है, मतलब इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा है। तो अब वो क्या करेगा? अपनी ज्यादा तादाद से फिर कम की तरफ जाएगा। तो ये जो टिश्यू है हमारे, इन टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 40। कितना है? सिर्फ 40। यानी यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है। नतीजे में क्या होगा कि यहाँ जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के पास पार्शियल प्रेशर कितना है? 95। इसलिए ऑक्सीजन ब्लड से निकल के किसके पास आ जाएंगी? टिश्यू के पास। ऑक्सीजन किसके पास आ जाएगी? टिश्यू के पास। और इसी टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो वो है 45। वो कितना है? 45। अब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 40। वो कितना है? 40। नतीजे में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा है। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां पर ऐड हो जाएंगी? ब्लड के अंदर। कहाँ ऐड हो जाएगी? ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक, अब आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है कि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आई, लंग्स से ब्लड के अंदर आई, ब्लड से टिश्यू के पास आई। लेकिन इस ऑक्सीजन के पूरी मूवमेंट पे, इस ऑक्सीजन के पूरे चलने में, इसकी हरकत में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीज थी वो उसका पार्शियल प्रेशर था। क्योंकि हवा के अंदर पार्शियल प्रेशर 159 था, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा थी। तो ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मिकदार से किधर आ गई? कम मिकदार की तरफ। लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? वो 104 था। यानी इन्वायरमेंट के मुकाबले में एल्वियोलाई के अंदर क्या था? कम था। इसलिए इन्वायरमेंट से जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कहाँ आ गई? एल्वियोलाई में। फिर यहाँ पर जो ब्लड एल्वियोलाई के पास आया, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था। जैसे ही ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम था तो एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पर आ गई? ब्लड में। अब जब ब्लड आगे बढ़ा तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, वो कितना हो गया? 95। अब ये ब्लड जब टिश्यू के पास गया तो टिश्यू के कंपैरिजन में ये जो ब्लड था, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें ज्यादा थी। इसलिए ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो किसको मिल गई? टिश्यू को, खलिए को, ऑर्गन को। तो इस तरह से लंग्स के पास से ऑक्सीजन को ब्लड लेता है और उसको जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां ले जाके उस ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है। और वैसे ही जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और लाके एल्वियोलाई में छोड़ देगा, और एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएंगी। तो इस तरह से गैसों का तबादला होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो गैसों के एक्सचेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? वो करता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां होगा? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा कहां होगा? हमारे लंग्स के अंदर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां होगा? हमारे टिश्यू के अंदर। इसलिए टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर आ जाएगी, लंग्स तक आ जाएंगी, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फिर धीरे धीरे ब्लड के जरिए कहा जाएगी? टिश्यू तक जाएगी। ये डायग्राम बनाइए, यहाँ पर जो लेबलिंग है उसको लेबल करिए फास्ट।
बच्चों हो गया क्या? बच्चों ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे तो उनको समझाने में हेल्प होगी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैसों का तबादला है वो कैसा हो रहा है? तो सबसे पहले फिजा के अंदर आप देखो, यानी हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है सबसे ज्यादा है, यानी हवा में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 159। तो वो कहाँ पर आएगी? वो एल्वियोलाई में आएगी। एल्वियोलाई से वो कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी। तो ब्लड के अंदर कितना था? 40 था, लेकिन ये ब्लड कौन सा था? नॉन ऑक्सीजनेटेड, यानी इधर से आने वाला जो ब्लड है, इधर से जो आ रहा है, यहाँ पर एक वॉल है, यानी लंग्स के पास से जब वो होके गुजरेगा तो यहाँ से ये ब्लड आया, ये यहाँ पर 40 था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो ऑक्सीजन मिक्स होने की वजह से इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 95, यानी वापस से इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये जो ब्लड यहाँ से आएगी तो टिश्यू के पास, ये जो ब्लड आया जिसके अंदर 95% ऑक्सीजन है और टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितनी है? 40 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से कहां पर आ जाएंगी? बाफ्तों में। और इसी का उल्टा, उल्टा कैसा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए वो कहां पर चले जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्या ऑक्सीजनेटेड मतलब? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम होगा तो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर एल्वियोलाई के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है इसके कंपैरिजन में नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर चले जाएंगी? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से फिर क्योंकि बाहर बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए लंग्स से निकल कर कहां पर चले जाएंगी? इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल हमारे जिस्म के अंदर चलती है, जहां पर गैसों का क्या होता है? तबादला होता है। लंग्स और हमारे टिश्यू, इन दोनों के दरमियान जो लाने ले जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ब्लड। कोई है जिसको नहीं समझ में आया अभी? ना बच्चों एक और चीज समझना है, वो क्या? ये एल्वियोलाई, कि ये जो एल्वियोलाई है ये किससे मिलकर बनी हुई है? और ये जो ब्लड वेसल है, तो आखिर कैसे क्या ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जा रही है? तो यहाँ याद रखिए कि जो हमारे जिस्म के अंदर ये एल्वियोलाई और ये जो ब्लड वेसल है, तो ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल है, ये एल्वियोलाई की जो वॉल है ये बनी हुई होती है स्क्वैमस इपिथेलियम। ये किससे मिलकर बनी हुई है? कौन से खलिए से बनी हुई है? ये बनी हुई है स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम जो खलिए होते हैं वो चपटे होते हैं, इसलिए मैंने दो चपटे बनाया हुआ है। और इसके सामने से क्या जा रही है?
इसके सामने से जा रही है, ये है ब्लड वेसल या कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी। तो एक जगह ब्लड कैपिलरी है, दूसरी जगह क्या है? एल्वियोलाई, जो लंग्स के अंदर मौजूद है। और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। इन दोनों के दरमियान क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। अब इसको समझ लीजिए आप कि ये क्या हो रहा है। ये जो लंग्स है, इन लंग्स और ये जो कैपिलरीज इनके पास से जा रही है हमारे लंग्स के अंदर, जो ऑक्सीजन लेकर आएंगे एल्वियोलाई से, उन दोनों के बीच में ये बेसमेंट में, जैसा हम हमारे घर की जब बुनियाद रखते हैं तो उसके अंदर बेस बनाते हैं, हम बुनियाद बनाते हैं, वो मजबूत रहे, तो इसी तरह से ये एल्वियोलाई और ये जो ब्लड कैपिलरी है उनके दरमियान ये बेसमेंट सब्सटेंस काम करते हैं। होता क्या है कि इस एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां पर आ जाती है? इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन आ जाती है, और इस ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ब्लड चला जाती है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पर आएंगी? ब्लड कैपिलरी में। फिर ये ब्लड कैपिलरी ब्लड के अंदर लेकर आएंगी, फिर ब्लड उसको लेकर जाके जिस भी टिश्यू को उसकी जरूरत है उसको दे देगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आएगा, फिर वो ब्लड कैपिलरी लेंगी, उसको कहां पर लेकर जाएंगी? एल्वियोलाई के पास, यानी लंग्स के पास, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दिया जाएगा। एल्वियोलाई से होता हुआ फिर वो हमारे नोज के जरिए, हमारी नाक के जरिए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। बट सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर ये जो दोनों भी है, तो इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है सोल्यूबिलिटी और दूसरा है डिफ्यूजन। सोल्यूबिलिटी का मतलब हल पजीरी, और डिफ्यूजन का मतलब है नुफूस पजीरी। तो यहाँ पर नुफूस पजीरी और सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन की भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की हल पजीरी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा है। दूसरी चीज कि ये जो थिकनेस है, इन दोनों के बीच का जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है? ये थिकनेस 1 mm है। 1 mm होने की वजह से क्या होता है? आसानी से ऑक्सीजन इसको क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से इसको क्रॉस करके कहां पर चला जाएगा? एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ये जो एल्वियोलाई की वॉल है, ये कौन से टाइप के सेल से बनी हुई है, कौन से टाइप के खलिए से बनी हुई है? तो कौन से खलिए से बनी हुई है? स्क्वैमस इपिथेलियम। और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कौन सा सब्सटेंस है? तो उसको कहा जाता है बेसमेंट सब्सटेंस। और जो ब्लड कैपिलरीज है, उस ब्लड कैपिलरीज की जो सेल है, उस ब्लड कैपिलरी को सेल को कहा जाता है इंडोथीलियम। इंडोथीलियम खलिए क्या कहा जाता है इनको? इंडोथीलियम खलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि नफूस पजीरी यानी डिफ्यूजन और सोल्यूबिलिटी यानी हल पजीरी की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नाउ बच्चों, अगर मैं और इसको रिपीट करूंगा तो हमारे पास टाइम कम है। अब 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, और ये चैप्टर के अभी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाकी है। तो हम डाउट सेशन में इसको और एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इन चैप्टर्स को अगर समझना है तो इन चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके फ्लो चार्ट बनाओ। इनके क्या बनाओ आप? फ्लो चार्ट। नाउ
अब हम अभी हमने बात की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हमने कहां पर की है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, और ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में हमने ये एक्सचेंज की बात की। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम बात कर रहे हैं गैसों के नकल वो हमल की, कि गैसें किस तरह से ट्रांसपोर्ट की जाती है, उनकी नकलो हमल किसके जरिए होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ दो इंपॉर्टेंट गैसें हैं, एक गैस है ऑक्सीजन और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की नकलो हमल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन की नकलो हमल करना है, उसका भी ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर एक स्पेशल गाड़ी है, वो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो 70% ऑफ ऑक्सीजन, 70% ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल। और 30%, 30% ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है प्लाज्मा, काम करता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, किस तरह से होता है, हम वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना कि जब गैसों का नकलो हमल होता है तो ऑक्सीजन का 70% लाने ले जाने का काम किसका है? आरबीसी का, और 30% काम किसका है? प्लाज्मा का। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 20 to 25% लाने ले जाने का काम करता है आरबीसी। सिर्फ कितना लेकर लाने जाने का काम करता है वो? 25 से 20 to 25। इसी तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लाया ले जाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट आयन, HCO3। इस फॉर्म में उसको लाया ले जाया जाता है। और सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको लाने ले जाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम और आगे समझेंगे कि क्या है। तो ऑक्सीजन 70% आरबीसी लाने ले जाने का काम करता है, प्लाज्मा 30% ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में आरबीसी 20 to 25% लाने ले जाने का काम करता है, और 70% अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किस फॉर्म में किया जाता है? बाय कार्बोनेट फॉर्म में किया जाता है। और सिर्फ प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को कितना परसेंट लाने ले जाने का काम करता है? 7%। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। हो गया। नाउ बच्चों, अब इन गैसों में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, और उसके बाद बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नकलो हमल, ऑक्सीजन की जो नकलो हमल है वो करता है हमारे बॉडी में मौजूद आरबीसी। कौन करता है ये? आरबीसी। ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के पास होता है एक लाल रंग का पिगमेंट। क्या होता है उसके पास? एक लाल कलर का पिगमेंट। और इस पिगमेंट को कहा जाता है हेमोग्लोबिन।
क्या कहा जाता है इस पिगमेंट को? हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन के पास होता है एक लोहा। क्या होता है उसके पास? लोहा, या हम कहेंगे उसके पास होता है Fe आयन। क्या होता है उसके पास? Fe आयन। और ये जो Fe आयन होता है, ये Fe आयन होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरस। किस फॉर्म में होता है? फेरस, Fe पॉजिटिव। किस फॉर्म में होता है? फेरस, Fe पॉजिटिव। तो पहली चीज जो है आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी करते हैं। आरबीसी के पास क्या होता है? तो लाल रंग का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन के पास क्या है? आयरन, लोहा, जो किस फॉर्म में है? फेरस के फॉर्म में। और ये आयरन की ही वजह है कि ये जो पिगमेंट है ये कैसा दिखाई देता है आपको? लाल। और इस पिगमेंट की वजह से जो आरबीसी है वो कैसा दिखाई देता है आपको? लाल, यानी रेड। नाउ बच्चों एक चीज याद रखिए कि यहां पर जो आरबीसी है, इस आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। जब ऑक्सीजन आरबीसी के साथ बाइंड होता है तब इसको कहा जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है इसको? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, उस वक्त उसका नाम क्या बनता है? तब उसका नाम बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या नाम बनता है उसका? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि एक आरबीसी के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल, या उसको आसानी से हम कहते हैं सालेमा, जुड़ते हैं। एक आरबीसी के साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं? 4। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अगर इन सालेमात को अगर आप एटम में कहें या जौहर में कहें, तब ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 8 ऑक्सीजन। क्या हो जाएंगे वो? 8 एटम। ऑक्सीजन के कितने जौहर हो जाएंगे? 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक सवाल है और ये पूछा गया है कि एक आरबीसी के साथ अगर 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने एटम जुड़ेंगे? तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने एटम जुड़ते हैं? 8। और ये सवाल उल्टा भी हो सकता है कि अगर 8 एटम जुड़ते हैं तो कितने सालमात जुड़ते हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो अभी वापस आ जाइए कि आरबीसी के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नाउ ये ऑक्सो हेमोग्लोबिन कब बनता है? ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कब बनता है? ये ऑक्सो हेमोग्लोबिन उस वक्त बनता है जब ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव, यानी पार्शियल प्रेशर, क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगी आरबीसी के साथ, और वो क्या बनाएंगी? हेमोग्लोबिन। और जब गाड़ी पे यानी आरबीसी की गाड़ी पे ऑक्सीजन सवार हो जाएगा तो वो आरबीसी उसको लेके जिस्म के जिस हिस्से में चाहे वहां वहां जाके उसको क्या कर सकता है? दे सकता है ना। बच्चों आपको अगर थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इन्वायरमेंट के बाद, हवा के माहौल के बाद सबसे ज्यादा होता है एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? एल्वियोलाई में, यानी लंग्स के अंदर। इसीलिए लंग्स से ऑक्सीजन निकलेंगी, ब्लड में आएंगी, और ब्लड में आने के बाद ऑक्सीजन किसके ऊपर लोड हो जाएंगी? किसके ऊपर बैठ जाएंगी? किसके ऊपर सवार हो जाएंगी? आरबीसी के ऊपर।
तब हम उसका नाम क्या रखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ अब एक और दूसरी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर इफेक्ट या इसको मुतासिर करने वाले ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो ऑक्सो हीमोग्लोबिन उस वक्त नहीं बनेगा, पहली कंडीशन, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन कब नहीं बनेगा। तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनने देना है, उस कंडीशन को मुतासिर करना है, तो पहली कंडीशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो। पहली कंडीशन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। दूसरा, जब H+ आयन का इर्तिकाज मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तब क्या हो, ज्यादा हो। और तीसरी कंडीशन है जब दर्जे हरारत ज्यादा हो। तो उस वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त ये ऑक्सीजन, ये जो आरबीसी और ये जो ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, आरबीसी और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस वक्त बनता है जब ऑक्सीजन का जुज़वी दबाव, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। और ऐसा कहां पर होता है, एल्वियोलाई में। और एक्सो हीमोग्लोबिन नहीं बनता या उसको बनने नहीं दिया जाता, या अगर बना भी है तो अलग कर दिया जाएगा कब, जब तीन कंडीशन हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयन का इर्तिका ज्यादा हो, या जब दर्जे हरारत ज्यादा हो जाए। अब ये तीनों भी कंडीशन कहां पर होती है, तो ये तीनों भी कंडीशन हमको देखने को कहां मिलती है, हमारे बाफ्तों के अंदर, या हमारे हड्डियों के अंदर, या हमारे जिस्म के अलग अलग ऑर्गन के अंदर। क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए उसको बाइकार्बोनेट में करेंगे, तब हाइड्रोजन बनेगा, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और इसी तरह से जो भी काम हम करते हैं तो हमारे जिस्म का क्या होता है, दर्जे हरारत बढ़ता जाता है। नतीजे में ये होता है कि ये तीनों भी कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है, हमारे बाफ्तों में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग होती है हेमोग्लोबिन के ऊपर, आरबीसी के ऊपर। और बाफ्तों के अंदर, खलिए के अंदर या ऑर्गन के अंदर उसकी क्या हो जाती है, अनलोडिंग। क्या हो जाती है उसकी, अनलोडिंग। तो थोड़ी देर पहले जो चीजें मैंने आपको बताया, जो एक कंसेप्ट मैंने बताया, उसको थोड़ा इमेजिन करिए कि लंग्स जो एल्वियोलाई है वहां से ऑक्सीजन को लाया आरबीसी ने, और नीचे जो बाफ्ट मैंने बनाया था उस बाफ्ट के अंदर ये तीन कंडीशन थी, इसलिए ऑक्सीजन वहां पर निकल गई। और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा था, ज्यादा था, इसलिए आरबीसी के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई और एल्वियोलाई में आ गई। तो उस कंसेप्ट को अगर यहाँ थोड़ा सा जोड़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल समझना क्या है कि जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो ऑक्सीजन के इस ट्रांसपोर्ट के दौरान एक जगह लोडिंग होती है, दूसरी जगह अनलोडिंग होती है। लोडिंग कहां पर हो रही है, एल्वियोलाई में। अनलोडिंग कहां पर हो रही है, बाफ्तों में। लोडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर मुनासिब कंडीशन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आरबीसी के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर कंडीशन खराब है। खराब क्यों है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दर्जा हरारत ज्यादा है। नतीजे में बाफ्ट में जाने के बाद ऑक्सी हेमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, आरबीसी वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वापस एल्वियोलाई या लंग्स के पास आ जाता है।
तो इस तरह से वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पर समझ में आया? ठीक है, पास लिखिए इसको। नाउ बच्चों, अब एक और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको मेरे को समझाना है आपको, वो क्या है? अगर हम इन दोनों का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेशन का मतलब है आरबीसी प्लस ऑक्सीजन का बनना। आरबीसी के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि यहाँ पर है 20, 40, 60, 80। यहाँ पर है 20, 40, 60, 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? पार्शियल प्रेशर 100 है, मतलब पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ है। अगर पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कर्व ऊपर जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आरबीसी का सैचुरेशन सबसे ज्यादा होगा। आरबीसी का सैचुरेशन सबसे ज्यादा होगा। अगर इस कंडीशन में बात करें तो यहां पर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। यहां पर अगर बात करें तो यहां और कम होगा, और यहां पर अगर बात करें तो यहां और कम होगा। ठीक है, तो जब हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, जब हम इस कर्व को बनाते हैं तो ये कर्व कैसा बनता है? ये कर्व बनता है सिग्मोइड। कैसा बनता है ये कर्व? सिग्मोइड। कैसा बनता है ये कर्व? सिग्मोइड। अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूं कि आप ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है एल्वियोलाई की। ये कंडीशन कौन सी है? एल्वियोलाई की। और ये जो कंडीशन है ये किसकी है? बाफ्टो की। यहां पर जो आरबीसी था, उस आरबीसी के ऊपर आपने 4 के 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना था? 100 था, बहुत ज्यादा था। यानी इस कंडीशन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी। नतीजे में यह हो गया कि जो सैचुरेशन हो गया वो कंप्लीट हो गया। 4 के 4 मॉलिक्यूल आरबीसी के साथ जुड़ गए। अब जैसे ही वो आरबीसी एल्वियोलाई के पास से निकला, एल्वियोलाई के पास से निकला तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसको टिश्यू में लेकर आया। अब अलग अलग टिश्यू के पास वो जा रहा है। तो एक एक जगह वो ऐसे टिश्यू के पास चला गया जहां पर पार्शियल प्रेशर कितना था? 80 था। पार्शियल प्रेशर कितना था? 80 था। तो वहां पर उसने एक ऑक्सीजन दे दिया। फिर दूसरी जगह है, वहां पर पार्शियल प्रेशर कितना था? 60 था। वहां पर दूसरा ऑक्सीजन दे दिया। फिर तीसरी जगह आया, वहां पर पार्शियल प्रेशर और कम था, उसने वहां तीसरा मॉलिक्यूल दे दिया। और आखिर में उसने ऐसी जगह आया जहां पर पार्शियल प्रेशर कितना था? 20 था, वहां पर उसने अपना चौथा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी दे दिया। अब वापस से फिर वो आरबीसी घूम कर आएगा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सिंपली ये हुआ कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता गया, पहले 100 था, फिर 80 था, फिर 60 था, फिर 40 था, फिर 20 था, वैसे वैसे सैचुरेशन भी क्या होता चला गया? कम होता चला गया।
तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम हुआ वैसे वैसे आरबीसी का सैचुरेशन कम होता चला गया। इसको सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे कि आरबीसी के पास से ऑक्सीजन अलग होते चले गए। ऑक्सीजन के पास आरबीसी के पास से ऑक्सीजन डिसोसिएट होते चले गए। और ये जो डिसोसिएशन हुआ वो किस वजह से हुआ? उनके पार्शियल प्रेशर पे। जहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा था वहां पर आरबीसी के साथ ऑक्सीजन मिल गया, जहां पर पार्शियल प्रेशर कम था वहां से ऑक्सीजन निकलता चला गया। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होते चले गए वैसे वैसे ऑक्सीजन आरबीसी के पास से निकलते चले गए। तो एक तो जब ये कर्व आप पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन के दरमियान बनाते हैं तो वो कर्व क्या होता है? सिग्मोइड। और इस कर्व को नाम दिया गया है डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व का नाम क्या है? डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन कर्व क्यों बन रहा है? जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता चला गया वैसे वैसे ऑक्सीजन डिसोसिएट होते चले गए, अलग अलग होते चले गए, इसलिए इसको कहा जाता है डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। डिसोसिएशन यानी आरबीसी के पास से ऑक्सीजन अलग कब होंगी, या आरबीसी और ऑक्सीजन के बीच में कौन है जो हायल होगा, कौन है जो उनको मुतासिर करेगा कि वो दोनों एक दूसरे से ना जुड़े, या अगर जुड़े हुए भी है तो अलग हो जाए। तीन कंडीशन। पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और दर्जे हरारत ज्यादा होगी। और ये तीनों कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? बाफ्तों के अंदर। और इन्हीं तीनों कंडीशन के अपोजिट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए ताकि आरबीसी प्लस ऑक्सीजन एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन बने। वो कहाँ होती है? एल्वेलाई में। तो एग्जाम में डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। हो गया बच्चों, बन गया, कर्व बन गया। शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है, फोटोज नहीं निकालना है। जो लोग फोटोज निकाल रहे हैं वो फोटो आपके एग्जाम में फायदे नहीं देंगी। आपके एग्जाम में फायदा वही देगा जो आप हाथ से लिख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ऑक्सीजन का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हमने ऑक्सीजन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की नकलो हमल कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो नकलो हमल है, तो मैंने पहले बताया कि वहां पर क्या होता है कि आरबीसी के जरिए सिर्फ 20 to 25% जाएगा, और 70% है तो वो HCO3 के फॉर्म में, यानी HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आता है, और 7% प्लाज्मा के जरिए जाता है। नाउ अगेन हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम भी आरबीसी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 to 25% करते हैं। इसका मतलब ये है कि आरबीसी के साथ कौन आगे जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर इसका नाम क्या बनता है? यहां पर इसका नाम बनता है कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो ऑक्सी, सॉरी कार्ब अमीनो ग्लोबीन। क्या नाम बनता है उसका? कार्ब अमीनो ग्लोबीन।
क्या बनता है? कार्ब अमीनो ग्लोबिन। और ये कार्ब अमीनो ग्लोबिन के फॉर्म में खून के अंदर मिक्स होता है, और खून के अंदर मिक्स होने के बाद ये बाफ्टों से कहां पर आ जाएगा? एल्व्यूली में। और एल्व्यूली से बाहर कहां चला जाएगा? ये माहौल में। ठीक है, इस तरह से ये काम होता है ना। अब हमको समझना ये है कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर कैसे काम करता है। तो जो आरबीसी सेल है हमारे, ये जो आरबीसी सेल है, इन आरबीसी के पास होता है एक एंजाइम। क्या होता है इनके पास? एक एंजाइम। इनके पास होता है एक खामेरा। एक एंजाइम होता है, एक खामेरा होता है। यानी ऐसा समझ लीजिए, अगर कुछ लोगों को खामेरा या एंजाइम नहीं मालूम, अभी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा समझ लीजिए कि इसके पास कोई ऐसा काम करने वाला है जो बहुत फास्ट काम करता है, यानी कम वक्त में जल्दी जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, ऐसा एक बंदा उनके पास है, ऐसा एक आदमी उनके पास है, एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी ये जो टिश्यू है हमारे, ये जो हमारे सेल है, इन सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी, ये ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला और ये आरबीसी के साथ वो जुड़ गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसी के अंदर गया, वहां पर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देगा वाटर के साथ। इसके साथ जोड़ देगा पानी के साथ, H2O के साथ। और ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस, अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं Ca, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, Ca। ये क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाटर के साथ मिलकर बनाएगा H2CO3। क्या बना देगा? H2CO3। बट ये जो H2CO3 है, ये एक जगह से दूसरी जगह यानी गैस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस उसको और तब्दील कर देगा, उसको और कन्वर्ट कर देगा। किसमें करेगा? HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। किसमें कन्वर्ट कर देगा वो उसको? HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। तो ये सारा काम कहां पर हो रहा है? ये सारा काम कहां पर हो रहा है? आरबीसी के अंदर। कहां पर हो रहा है ये सारा काम? आरबीसी के अंदर। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कब हो रही है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब ये जो आरबीसी है, ये टिश्यू के पास था, बाफ्टो के पास था, उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उसको पानी के साथ मिक्स किया, H2CO3 बना, फिर HCO3 नेगेटिव बना और प्लस क्या बन गया? H प्लस आयन। हमने अभी पढ़ा कि 70% 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? बाई कार्बोनेट आयन। इस फॉर्म में काम करती है बाई कार्बोनेट आयन, यानी इस फॉर्म में ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक जाती है और फिर बॉडी से बाहर निकलने के वक्त उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? CO2 में। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये आरबीसी एल्वियोलाई में पहुंचता है, जैसे ही आरबीसी लंग्स के पास पहुंचता है, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अब रिवर्स होना शुरू होती है। मतलब यहां पर अब रिएक्शन में क्या होना शुरू हो जाएगा? HCO3 था, इस HCO3 को H पॉजिटिव आयन के साथ मिला देगा। कौन मिलाएगा? ये काम भी कौन करेगा?
HCA कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसकी ये दोनों मिक्स होने की वजह से क्या बनेगा, H2CO3। फिर अगेन इन दो इसको तोड़ने का काम किसने तोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये कौन करेगा, Ca। बट ये जो काम हो रहा है, ये वाला काम, ये कहां पर हो रहा है, ये काम हो रहा है एल्व्यूलाई। कहां पर हो रहा है, एल्व्यूलाई। और कब हो रहा है, ये उस वक्त हो रहा है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो ये जो दो रिएक्शन है इसको आपको याद रखना है कि आरबीसी के अंदर ही ये दोनों काम हो रहे हैं। और ये दोनों काम भी कौन कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसको बाहर ले जाना है तो टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर रहा है, उसकी वजह से H2CO3 बन रहा है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3 को HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में तब्दील कर रहा है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर सके। फिर H प्लस आयन उसके साथ बना हुआ है जिसकी वजह से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब जैसे ही वो अल्वीलाई के पास पहुंचेंगे तो HCO3 प्लस H प्लस आयन को वो मिक्स कर देगा, वापस से क्या बन जाएगा, H2CO3। आगे चल के कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 को किसमें तोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरह से हमारे लंग्स के अंदर पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए बाहर चला जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, पानी, जो हमारे बॉडी के अंदर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहला ट्रांसपोर्ट किसका था, ऑक्सीजन का। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट किसका देखे हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां पर किसी को अभी कोई डाउट है, हो गया लिखना। तो बच्चों इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ अब दो चीजें, एक कि अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा और कितना ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो 100 ml में अगर ऑक्सीजन काउंट करें तो वो लेकर आता है 5 ml ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो लेकर आता है 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 100 ml अगर ब्लड आपने देखा तो उसके आरबीसी के पास कितने होंगे, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन और 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिए। हो गया ना बच्चे, 2 मिनट का रेस्ट, 2 मिनट के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रेगुलेशन।
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे तनफ्फुस की बाकायदगी, यानी हमारे तनफ्फुस के अंदर किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाता है, कौन है जो हमारे नफ्स को, मतलब आपको सोचिए कि आप जिस तरह से घूम रहे फिर रहे, जिस तरह से आप पढ़ रहे, तो आपको थोड़ी ना बोलना पड़ता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपर में हो, ये खुद ही काम चलता रहता है। तो यहाँ पर जो काम करता है वो काम करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन काम करता है हमारा यहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको मालूम है कि हमारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। और जो दिमाग है उस दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम पिछला हिस्सा कहते हैं, और इस पिछले हिस्से के पास एक और हिस्सा है जिसको कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहता है इसको? मेड्यूला। ये मेड्यूला हमारे रेस्पिरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो मेड्यूला ये हमारे हमारे तनफ्फुस की बाकायदगी के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि छोटे दिमाग पे मत मारो। अगर किसी के छोटे दिमाग पे मारे तो होता यह है कि वो थोड़ा जोर से मारने की वजह से वो हिल जाता है। अगर ये हिल गया तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए भी अगर ये रुक गया तो थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन रुक गई, ऑक्सीजन रुक गई तो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। इसलिए हमको अक्सर ये कहा जाता है। तो उसके पास क्या होता है? मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है इसके पास होता है एक मरकज, या उसके पास होता है एक सेंटर, उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या कहा जाता है उसको? रेस्पिरेटरी सेंटर। उसको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। इसी तरह से हमारे ब्रेन के पास एक और दूसरा हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है पॉन्स वैल्यूलाई। क्या कहा जाता है इसको? पॉन्स वैल्यूलाई। और इस पॉन्स वैल्यूलाई के पास होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है इसके पास? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये भी हमारे रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ये न्यूमोटैक्सिक, ये पॉन्स वैल्यूलाई का न्यूमोटैक्सिक सेंटर और ये रेस्पिरेटरी सेंटर किसका? मेड्यूला का। तो ये मेड्यूला और पॉन्स वैल्यूलाई के दोनों भी सेंटर मिलके हमारे रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप रनिंग कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, भागने के बाद जब आप आके रुकते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। यानी जो आपकी पहले इनहेलेशन एक्सहेलेशन की स्पीड थी उसी स्पीड पे आप आके रुक जाते हैं। तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाता है। तो ये रिदमिसिटी को मेंटेन करना, इसको प्रॉपर में लाना, अगर ये बढ़ गया तो फिर इसको मेंटेन करना, ये काम कौन करता है? ये काम, ये रिदमिसिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? मेड्यूला और पॉन्स वैल्यूलाई। पॉन्स वैल्यूलाई के पास क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मेड्यूला के पास कौन सा है? रेस्पिरेटरी सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हमारे तनफ्फुस को कंट्रोल करना, उसकी बाकायदगी को मेंटेन करना, उसके रेगुलेट करने, ये काम कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन, और ब्रेन के पास भी मेड्यूला और पॉन्स वैल्यूलाई। नाउ बच्चों एक और सवाल आता है कि इनको कौन बताता है? इनको कौन बताएगा कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई? इनको कौन बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई? अब
अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन रहा है, उसको बाहर लाना चाहिए। तो इनकी गाइडेंस या इनको सिग्नल देने का काम, इनकी जासूसी करने वाले कौन है? तो इनकी जासूसी करने वाले दो ऑर्गन है। एक है जिसको कहते हैं एरोटिक आर्क। एक क्या होता है? एरोटिक आर्क। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, उससे जो शरीयान निकल रही है, बड़ी जो बड़ी शरीयान निकल रही है, उस शरीयान का जो पहला पार्ट है, जहां से वो शरीयान छोटी छोटी शरीयानों में डिवाइड होती है, उसको कहा जाता है एरोटिक आर्क। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपका दिल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है। अब ये हार्ट से ब्लड पंप होगा तो ये अलग अलग जगह पे ले जाने का काम, तो ये जो शरीयान है, ये यहाँ पर जो पोर्शन है तो ये डिवाइड हो जाता है छोटा छोटे हिस्सों में। तो अलग अलग जगह, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहा जाता है एरोटिक आर्क। इस एरोटिक आर्क के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं इसके ऊपर? रिसेप्टर। और वो रिसेप्टर काउंट करते हैं ऑक्सीजन, वो रिसेप्टर काउंट करते हैं H प्लस आयन, और वो रिसेप्टर काउंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही शरीयान से हाइड्रोजन कितना निकल रहा है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ रही है, अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो फिर वो किसको सिग्नल करेगा? ब्रेन को। इस तरह से फिर मेड्यूला एब्लोंगेटा को मालूम पड़ेगा, और फिर वो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड को, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। दूसरा है कैरोटॉइड आर्टरी। दूसरा कौन है? कैरोटॉइड आर्टरी। ये कैरोटॉइड आर्टरी कहाँ होती है? तो ये कैरोटॉइड आर्टरी हमारे यहाँ रग में होती है, यहाँ नेक में होती है, गर्दन में होती है। ये जो कैरोटॉइड आर्टरी है, ये ब्लड को लेकर हमारे दिमाग पर जाती है। ब्लड को लेकर कहां पर जाएंगी? दिमाग को। और अगर दिमाग को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड कम हो रही है, या वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर ये कैरोटाइड आर्टरी किसको सिग्नल करेगा? मेड्यूला को। किसको सिग्नल करेगा? पॉन्स वायरलाई को। फिर ये दोनों को मालूम पड़ेगा कि यार वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो रही है। तो फिर वो क्या करेंगे? इस रेस्पिरेटरी रिदम को क्या करेंगे? कंट्रोल करना शुरू करेंगे। आप कभी देखें कि आपने जो रेस्पिरेटरी रिदम होती है हमारी कैसे कंट्रोल होती है? तो आप देखेंगे जब आप बहुत भागते हुए, और जब आपके रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल करना है, तो आप सबसे ज्यादा इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं? सबसे ज्यादा इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन? तो आप देखेंगे कि आप इनहेलेशन ज्यादा करते हैं, आप ज्यादा करते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो एक्सहेलेशन है वो आपका कम होता है। तो जो ईआरवी है, ईआरवी है यानी जिसके जरिए आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, उसकी जो स्पीड है उसको धीरे 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 कम किया जाता है। यानी इंस्पिरेशन को बढ़ाने, इंस्पिरेशन को कम करने के बजाय एक्सलेशन को कम कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी जाती है। तो जब हमारी रिदमिक, हमारी जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसको मेंटेन करना होता है, तब एक्सलेशन का जो जो टाइम है उसको कम कर दिया जाता है। यानी आप इस तरह से लेते हो, और एक्सलेशन आप ऐसा नहीं करते, बल्कि बहुत थोड़ी देर के लिए आप एक्सलेट करते हो, और इनहेल बहुत देर से करते हैं। तो एक्सलेशन को कम करके इनहेलेशन को बढ़ा के रेस्पिरेटरी रिदम को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। अदनान बेटे, न्यूरॉन सही बोले आपने। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो न्यूरॉन सिग्नल लाने का काम करते हैं, बट अभी वो न्यूरॉन हमारे अभी डिस्कशन में न्यूरॉन नहीं है, अभी डायरेक्ट ऑर्गन है, इसलिए न्यूरॉन वगैरह में कोई टॉपिक नहीं है। नाउ बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है डिजीज।
बीमारियां। तो सबसे पहली बीमारी जो है हमको मालूम है वो है अस्थमा। अस्थमा जो होता है वो जो हमारे क्या कहेंगे, जो सांस लेने वाला जो सांस हमारे लेना का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि हमारी जो लंग्स की वॉल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से हम प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाते और ना एक्सेल कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है उस ऑक्सीजन के लेने और छोड़ने के दौरान। दूसरा है एम्फेसीमा। ये इम्फेसीमा कब होता है, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उनके जो लंग्स है, उनके लंग्स की जो दीवार है अंदर वो डिस्टोर्ट हो जाती, टूट जाती, फूट जाती। मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है कि वो धीरे 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 स्वेल होने लग जाती है, फैल जाती है, सूज जाती है। और उस सूजने की वजह से ये होता है कि उनके अंदर जो स्पेस है जहाँ ऑक्सीजन का, यानी ये जो जगह है, यानी आपने अगर किसी रूम के अंदर बहुत ज्यादा सामान ला के रख दिया तो अब उसमें जगह बहुत कम बचेगी जहाँ आप बैठ सकते हैं। तो इसी तरह से वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड कम हुआ, ऑक्सीजन का बैठना है, ऑक्सीजन के लिए जितनी जगह चाहिए था वो कम होने लग जाती। नतीजे में फिर उनको क्या होता है, इम्फेसीमा की वजह से फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा और उनको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होने लग जाती है और वो इनहेल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले नहीं सकते क्योंकि अंदर जगह नहीं है। दूसरा जो है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कुछ कुछ काम, कुछ सनतें ऐसी रहती है जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है। जैसे जो लोग पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, तो जहां वो पत्थर फोड़ रहे हैं उससे कंटिन्यूअसली मिट्टी धूल उड़ रही है और वो इनहेल होके उनके लंग्स के अंदर जा जाके क्या हो रही है, जमा हो रही है। इसी तरह से जो लोग धागे का काम करते हैं, कपड़ों की मिल में काम करते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि बारीक बारीक छोटी छोटी जो धागे वगैरह है वो इनहेलेशन के दौरान उनके जिस्म में चले जाते हैं। इसी तरह से ये जो क्या बोलते हैं, माइनिंग जो इंडस्ट्री होती है, माइनिंग जहाँ करते हैं, कुछ क्या बोलेंगे, कुछ केमिकल्स वगैरह को निकालना होता है, वहां पर भी इस तरह से वो केमिकल हवा के जरिए उड़ते हैं और उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो उन डिजीजेस को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज से अगर बचना है तो उसका अहम है कि आप मास्क लगाए, जो भी काम आप करें, गिरनी पे हमारे पास जो फ्लोर मिल होती है, गिरनी के आटे वगैरह होती है, उनको देखिए, उनको भी अक्सर खांसने वगैरह की बीमारी होती है, खांसने वगैरह की बीमारी या बीमारी हो जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअस इनहालेशन करने की वजह से वो जो डस्ट है, वो जो पाउडर है, वो जो आटा है, वो उनके नोज के जरिए उनके लंग्स में धीरे 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 जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजेस है जिनको डिटेल में आपने बहुत शॉर्ट में हमारे बुक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। तो तीन डिजीज है, एक है अस्थमा, एक है एम्फेसिस और एम्फेसिमा, और दूसरी है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ये जो इम्फेसीमा की डिजीज होती है ये क्रोनिक होती है, यानी इसमें किसी भी शख्स की मौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बच चुके हैं और आज चैप्टर को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो कल हम ब्लड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कल ही खत्म हो, ताकि हम हमारा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चले। यहाँ पर अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? दूसरा सेशन हमारा अगेन 5 बजे से 6 बजे रहेगा आज। आज 5 से 6 रहेगा, ठीक है।
ठीक है, तो असर की नमाज वगैरह पढ़ लेना फौरी, और नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर असर की नमाज आपके एरिया में कितने बजे कोई बता सकता है? यहाँ पर शायद 5:15 में, हमारे पास तो 5:15 है। 5:30। तो बच्चों फिर 6 से 7 करते हैं हम लोग, डाउट सेशन 6 बजे से 7 बजे, क्योंकि फिर असर की नमाज दरमियान में आ गई तो ठीक है। तो 6 से 7 इंशाल्लाह हमारा डाउट सेशन रहेगा। हाँ, एक और अच्छी न्यूज़ है, जो लोग अभी चले गए उनको ये न्यूज़ न्यूज़ ये है कि कल कल बाद नमाज मगरिब, यानी मगरिब के बाद 7:30 बजे, फिजिक्स के लिए एक टीचर है, फिजिक्स के लिए सर है, मैंने उनको बुलाया है। वो आप लोगों की फिजिक्स से रिलेटेड रहनुमाई करेंगे। फिजिक्स के वो, उनके अच्छी बात ये है कि वो भी उर्दू में पढ़ाते थे, अभी तो नहीं पढ़ाते वो, लेकिन वो भी उर्दू में पढ़ाते हैं, तो उनको उर्दू में फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज वगैरह ये है, उनको आइडिया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो कल कल मगरिब के बाद 7:30 बजे उनका लेक्चर रहेगा। कल मगरिब के बाद आप सब लोगों ने रहना है। इंशाल्लाह कल फिजिक्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जो तबैयात की मैंने जो लिंक्स शेयर करा हुआ है आपके व्हाट्सएप पे, बायोलॉजी की उर्दू में लिंक, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो तबैयात वाली जो बुक्स है, अगर आप लोगों ने उनको डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग वो डाउनलोड कर लें। पीडीएफ की शक्ल में इस्तेमाल करना है तो पीडीएफ की शक्ल में करिए, हार्ड कॉपी बनाना है तो हार्ड कॉपी बनाइए। जैसा आपको करना है वैसा आपकी सहूलत के हिसाब से उस काम को करिए। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह आज 6 बजे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।